हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड लेसन का लास्ट टॉपिक रह गया था बीच में, असंगतता या अनिश्चितता। देखिए क्या होती है असंगतता या अनिश्चितता। नाम से देखते हैं एक बार। यानी अनुपस्थित, निश्चितता यानी निषेचन, यानी कि निषेचन की अनुपस्थिति क्या हो रही है, अनिश्चितता। अब निषेचन की अनुपस्थिति कैसे हो रही है, देखिए यदि युग्मक निर्मित हो रहा है, युग्मक निर्मित हुए और यह जो युग्मक निर्मित हुए हैं वो क्या है, पूर्णतः कार्यक्षम है। यानी कि युग्मक जो निर्मित हुए हैं वो पूर्णतः एक्टिव है, वो बिल्कुल सही बने हैं, उनमें किसी तरह कोई रोग नहीं है, पूर्णतः कार्यक्षम है और वो क्या है, जनन करने में भी सक्षम है। तो पूर्णतः कार्यक्षम और कैसे युग्मक निर्मित हुए, जननक्षम। जब आपके पास पूर्णतः कार्यक्षम और जननक्षम क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि नर युग्मक भी बिल्कुल सही निर्मित हुए हैं और मादा युग्मक भी क्या है, बिल्कुल सही निर्मित हुए हैं। जब नर और मादा युग्मक सही निर्मित हुए हैं तो इनके मध्य निषेचन होना चाहिए था, निषेचन के बाद युग्मनज निर्मित होना चाहिए था और यह युग्मनज जाके भ्रूण का यानी कि संतति का निर्माण करता पूरी का। यह तो सामान्य परिस्थिति थी, लेकिन अब क्या हुआ, आपके पास युग्मक क्या है, कार्यक्षम भी है, एक्टिव है और जननक्षम है, यानी कि फर्टाइल भी है। इनमें किसी प्रकार की वंध्यता नहीं है। तो कार्यक्षम और जननक्षम युग्मक निर्मित हो गए, फिर भी इनके मध्य निषेचन नहीं हो पा रहा है। जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो इनमें निषेचन नहीं हो पा रहा है। तो इसे हमने क्या कह दिया, जब निषेचन की अनुपस्थिति है तो इसे हमने क्या कह दिया, असंगतता या अनिश्चितता। परिभाषा देखिए दोबारा, पूर्णतः कार्यक्षम एवं जननक्षम युग्मकों के मध्य निषेचन की असफलता को ही क्या कह दिया हमने, असंगतता या अनिश्चितता कह दिया है। यह जो असंगतता या अनिश्चितता है ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो होता है अंतःजातीय, इंट्रा स्पीसी, और दूसरा होता है अंतराजातीय, इंटर स्पेसिफिक। देखिए जो असंगतता या अनिश्चितता होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होता है अंतःजातीय, इंट्रा। देखिए यहाँ पे इंट्रा और इंटर में मैं आपको अंतर बता चुकी थी। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, दो के बीच में, कि भाई अंतरराष्ट्रीय खेल है। तो अंतरराष्ट्रीय खेल कैसे हो गए, दो देशों के बीच में जो खेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंतरजातीय यानी कि इंटर का मतलब कि दो अलग अलग जातियों के मध्य निषेचन की सफलता, और अंतर्जाति क्या कह रहा है, एक ही जाति के जीव हैं और फिर भी क्या हो रही है, इनमें निषेचन नहीं हो पा रहा है। अब देखिए जब एक जाति का नर युग्मक उसी जाति के मादा युग्मक तक स्थानांतरित हो रहा है तो निषेचन होना चाहिए, और फिर भी इनके मध्य निषेचन नहीं हो रहा। तो हमने बात की थी पर परागण में क्या था, वो स्वबंध्यता, क्या कहते हैं उसे, स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी, कि जो परागकण है वो सक्षम तो है लेकिन अपने ही मादा की वर्तिकाग्र पे जब वो परागकण गिरते हैं तो वो अंकुरित नहीं हो पाते, जिसे हमने क्या कहा था, स्वबंध्यता। तो देखिए क्या हुआ अंतरजातीय में, कि जब अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होती है तो इसे क्या कह दिया हमने, स्व अनिश्चितता या स्वबंध्यता कह दिया। क्लियर है। किसमें बात की थी इसके बारे में, हमने प्रीमूला में देखा था हमने कि प्रीमूला में स्वयं के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर निषेचित नहीं होते। अब हम बात करते हैं अंतराजातीय। अंतराजातीय क्या कह रहा है, एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य, एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य निषेचन की विफलता और सामान्यतः पाया जाता है। सामान्यतः इसी प्रकार की अनिश्चितता पाई जाती है कि एक ही वंश के भिन्न भिन्न जातियों के मध्य निषेचन संभव नहीं होता। इसे क्या बोल देते हैं हम, अंतराजातीय। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रैसिका कुल, जो ब्रैसिकेसी कुल है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ब्रैसिकेसी कुल में ही क्या हुआ, देखिए ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, और अगर ब्रैसिका रासा के मध्य ब्रैसिका रापा के मध्य क्रॉस कराते हैं, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, जनन। जब ब्रैसिका कंप्रेस्टिस और ब्रैसिका रापा पादप के युग्मकों के मध्य जनन कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो इनमें निषेचन नहीं हो पाता।
तो एक ही वंश के दो अलग अलग जातियों के बीच में हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे हम? अंतराजातीय असंगतता या अंतराजातीय अनिश्चितता। यह जो अनिश्चितता है ये PPI पोलन पिस्टल इंटरेक्शन यानी कि परागकण स्त्री केसर अंतः क्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है ये? परागकण स्त्री केसर अंतः क्रिया का। हमें पता है जैसे ही परागकण किसी पादप की वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसके बाद कुछ इसके ऊपर स्टार्च, फैट, प्रोटीन, बोरोन, कैल्शियम ये रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो परागकण है ये क्या करेगा? पराग नलिका का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। तो इनके मध्य जो पराग स्त्रीकेसर पारंपरिक क्रिया है इसी के फलस्वरूप क्या होता है? इनमें अनिश्चितता पाई जाती है। यह जो अनिश्चितता है ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जीन द्वारा नियंत्रित होती है। हमें पता है कि जो भी बाहर लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आनुवांशिक इकाई है जीन। देखिए सामान्यतः क्या होता है? जीन का एक जोड़ा जिसे हम क्या बोलते हैं? एलील, केवल एक एलील पाया जाता है। लेकिन जो असंगतता है इसे क्या करते हैं? बहु एलील, मल्टी एलील यानी कि बहुयुग्म विकल्पी क्या करते हैं? इसे नियंत्रित करते हैं। बहुयुग्म विकल्पी क्या कहते हैं? सामान्यतः हमारे पास दो विकल्प होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पादप की लंबाई, या तो लंबा या बोना, तो हमारे पास एक जोड़ी लक्षण हो गए। लेकिन इस तरह के जीनों में क्या होता है? आपके एक से ज्यादा जोड़े एलील के क्या है? पाए जाते हैं। तो जीन के द्वारा असंगतता या अनिश्चितता को नियंत्रित किया जाता है। अगर ये जो जीन है जिसके कारण असंगतता या अनिश्चितता पाई जा रही है, यदि ये जीन परागकण में उपस्थित होते हैं तो इसे क्या बोल देंगे? युग्मकोद्भिद। अनिश्चितता। और यदि ये जो एलील है ये किसके हैं? पादप की वर्तिकाग्र के ऊपर निर्भर करते हैं, वर्तिकाग्र के जीन पर निर्भर करते हैं। तो वर्तिकाग्र कैसी संरचना है? द्विगुणित। तो इसे क्या बोल देंगे? बीजाणुद्भिद अनिश्चितता। देखिए ये जो अनिश्चितता है यह जीनों के द्वारा नियंत्रित होती है। लेकिन यदि अनिश्चितता का निर्धारण या नियंत्रण नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के द्वारा किया जा रहा है, तो हमें पता है परागकण कैसी संरचना है? अगुणित संरचना है, जिससे हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो यदि परागकण के कारण अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो इसे युग्मकोद्भिद अनिश्चितता कह देंगे। किंतु यदि यह अनिश्चितता वर्तिकाग्र के कारण हो रही है, यानी कि जिस मादा की वर्तिकाग्र पर परागकण गिर रहे हैं उसके जीन प्ररूप के कारण हो रही है, तो इसे क्या बोल देंगे हम? बीजाणुद्भिद अनिश्चितता कह देते हैं। क्योंकि जो वर्तिकाग्र है वो कैसी संरचना होती है? द्विगुणित संरचना। और द्विगुणित संरचना किसको प्रदर्शित करती है? बीजाणुद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो यदि अनिश्चितता हो रही है तो क्या क्या परिणाम हमको दिखाई देंगे? देखते हैं। पादपों में स्व अनिश्चितता के परिणाम। देखिए पादपों में स्व अनिश्चितता क्या क्या परिणाम होते हैं देखते हैं। देखिए ये पादप की वर्तिकाग्र है, मादा जननांग, ठीक है। इसका शीर्षस्थ भाग क्या है? वर्तिकाग्र, जिसके ऊपर क्या गिर गए? परागकण स्थानांतरित हो गए परागण की क्रिया के द्वारा। अब इस परागकण में यानी कि जो इसमें जो युग्मक निर्मित होंगे, इस परागकण का मादा युग्मक यानी कि अंडाशय के अंडकोशिका के साथ निषेचन नहीं होगा। तो क्या क्या परिणाम है? सबसे पहले तो ये जो परागकण मादा वर्तिकाग्र पर गिरा है यह परागकण अंकुरित ही नहीं होगा। पहली बात तो क्या हुई कि परागकण का अंकुरण ही नहीं होगा, परागकण का अंकुरण नहीं होगा। किंतु यदि दूसरी कंडीशन, अगर परागकण से परागनलिका निर्मित हो गई तो यह परागनलिका पूर्ण रूप से क्या होगा? वर्तिका में वृद्धि कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो दूसरा क्या हुआ? यदि परागकण अंकुरित हो गया तो परागनलिका की वृद्धि नहीं होगी, परागनलिका की वृद्धि नहीं होना यानी परागनलिका की वृद्धि का अनुपस्थित होना। तीसरा देखिए, यदि परागनलिका की
लंबाई बढ़ती जा रही है, तो किंतु यह परागनलिका क्या करेगी, कहाँ फटना चाहिए इसे, बीजांड द्वार के पास आके, तो सही जगह पे नहीं फटेगी, यानी कि परागनलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना, इसको जहां बीजांड द्वार तक पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचेगी, परागनलिका का सही स्थान पर नहीं पहुंचना। और क्या होता है, देखिए जैसे ही ये बीजांड द्वार तक पहुंचती है, तो बीजांड द्वार तक पहुंचने के बाद भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद फट जाती है, तो क्या होता है इस कंडीशन में कि परागनलिका वर्तिका में ही कहीं पे मध्य रास्ते में क्या होता है, फट जाती है। तो इसका अगला रिजल्ट क्या रहा कि परागनलिका का वर्तिका में ही फट जाना। और अंतिम, यदि परागनलिका बीजांड में प्रवेश करके भ्रूणकोश में जाके फटती है तो भी क्या नहीं होते, केंद्रक संलयित नहीं होते, नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता। तो लास्ट क्या हुआ इसमें, केंद्रकों का संलयन न होना, केंद्रकों का संलयन नहीं होना। तो देखिए पात्रों में स्व निश्चितता के क्या क्या परिणाम हुए, हमने कहा कि खुद का जो नर युग्मक है वो जननक्षम है और मादा युग्मक भी जननक्षम है और फिर भी इनमें निषेचन नहीं हो पा रहा, तो क्या क्या परिणाम निकलेंगे। पहली बात तो परागकण अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित हो जाएगा तो वृद्धि नहीं कर पाएगा, वृद्धि कर पा रहा है तो बीजांड द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा, बीजांड द्वार तक पहुंच रहा है तो उससे क्या होगा, हो सकता है बीच के रास्ते में ही कहीं फट जाए और नर युग्मक कहाँ छूट जाए, वर्तिका में ही पहुंच जाए, या फिर यदि वो भ्रूणकोश तक पहुंच गया तो क्या नहीं होगा, केंद्रकों का संलयन नहीं होगा। और केंद्रकों का संलयन नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या निकला इसका, निषेचन की अनुपस्थिति, निषेचन नहीं होगा और निषेचन नहीं हो रहा है तो इसे क्या बोल दिया, असंगतता या अनिश्चितता। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ।